आज का हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 75 से लेकर के 78 तक आपको चर्चा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी होती है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल नेम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो क्या है। लीगल नेम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो द यूनियन ऑफ इंडिया है। हम यूनियन गवर्नमेंट नहीं बोलते, हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम भारत नहीं बोलेंगे। लीगल नेम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया। और ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है? ये है आर्टिकल 300 में मेंशन है। ठीक है, ये काफ़ी मतलब अलग सा क्वेश्चन है, याद रखना है एक बार आप जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट और हर चीज़ को कोशिश करेंगे अपना एक्सप्लेन करने की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्राइम मिनिस्टर साहब में वेस्टेड होती है क्या? जी नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 52 में, किसमें? आर्टिकल 52 के थ्रू किसमें है? प्रेसिडेंट साहब में। तो हमारे एग्जीक्यूटिव जो पावर होगी वो किसमें होगी? प्रेसिडेंट साहब में होगी। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट साहब। प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव पावर बेसिकली नहीं वेस्टेड होती है। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया? गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे, ना तो उनको इलेक्ट किया जाता है ना उनको सेलेक्ट किया जाता है। वर्ड्स ध्यान देना, ना तो उनको इलेक्ट कर सकते हैं हम, ना उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? अपॉइंट। क्या किया जाता है? अपॉइंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे हेड होते हैं किसके? ये हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। जो मिनिस्टर्स की 3 जो श्रेणी होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट वाले, फिर होते हैं एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसमें स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर सब होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? पीएम साहब होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जब उनको अपॉइंट किया जा रहा है, नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं, लोकसभा के मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा के मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो भी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। समझ रहे हो? बात को ध्यान से सुनना और समझना। तो भी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बस एक शर्त होगी, एक कंडीशन होगी कि आपको विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्ट होना पड़ेगा किसी एक हाउस से। आपको क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट होना पड़ेगा किसी एक हाउस से, किसी एक पार्लियामेंट्री हाउस से, लोकसभा से, राज्यसभा से आपको इलेक्ट होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। ये हेड होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर साहब। और जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने अपॉइंटमेंट के समय मेंबर हो ही हो, अगर वो मेंबर नहीं है तो भी उनको किया जा सकता है। ठीक है साहब, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। कौन सी चीज़ करेक्ट लिखी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी चीज़ सही लिखी गई है? प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही बात है। हेड किसके होंगे? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? पार्लियामेंट के। समझ गए? ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर। ये भी सही बात लिखी हुई है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। रियल हेड ये, ठीक है, ये आंसर आपका क्या है? करेक्ट है। अब आप समझिए कि ऊपर 3 वाले क्यों गलत लिखे हुए हैं। फिर ऑप्शन 1 को पढ़िए। इन्होंने क्या दिया है? आपने हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़े, लेकिन कौन सा वर्ड नहीं पढ़ा? नॉमिनल हेड। ये नॉमिनल हेड नहीं होते हैं, ये रियल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड कौन होता है इंडिया का? नॉमिनल हेड कौन है भाई? ठीक है, इंडिया में कोई भी नॉमिनल हेड नहीं होता है बेसिकली। क्या वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है पार्लियामेंट के? अगर प्रधानमंत्री जी हमारे पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? सोच के देखो। अगर वो किसी मिनिस्टर को हटा ही नहीं सकते तो फिर कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? कैसी हेड हैं वो? समझ रहे हो? प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये पहले तीनों गलत हो जाएंगे।
छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देना है। नॉमिनल हेड, नॉट रेस्पॉन्सिबल कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, श्योरिटी दे दी, बिल्कुल भी किसी भी मिनिस्टर को नहीं हटा सकते। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है, अपॉइंट। उनको ना तो सिलेक्ट किया जाता है, इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से रखना, यूपीएससी बीच में छुपा के रख देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ना तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते, ना उनको इलेक्ट कर सकते, ना उनको नॉमिनेट किया जा सकता। उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में। और प्रधानमंत्री जी की सलाह पर पीएम साहब फिर एडवाइस देंगे कि किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए फिर उनको अपॉइंट कौन करेंगे, अपॉइंट उनको किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। समझ गए, बस इतना समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड किसके होते हैं, ये होते हैं साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हेड नहीं होंगे, ये होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड। आर्टिकल 78 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ले डाउन करता है, किसकी ड्यूटीज को बताते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटीज को बताते हैं। आर्टिकल 78 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा अपना, लक्ष्मीकांत में भी है ये। आर्टिकल 78 दो तरीके की ड्यूटी बताता है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की कि भाई यूनियन में कामकाज कैसा चल रहा है, और यदि प्रेसिडेंट साहब को जरूरत लगे, ठीक है, तो सबमिट करेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर। वो कोई भी मैटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं प्रेसिडेंट साहब कि भाई साहब इस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है, थोड़ा इसको कंसिडर कीजिए। तो ये काम प्रेसिडेंट साहब के होते हैं। और ये ड्यूटीज होती हैं किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। क्या होती हैं, ड्यूटीज। ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ नहीं होता है, ये ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि प्रेसिडेंट साहब को बताया जाए काम क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। यूपीएससी ने आईएएस 2022 में क्वेश्चन पूछा। इन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को 4 रैंक में, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास 1947 में ये टाइम रहा होगा कि भाई मिनिस्टर कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो 4 चीज़ों में क्यों क्लासिफाई करेगा, नहीं करेगा। ऑप्शन 1 रॉन्ग है आपका। कितने उसमें करेगा वो, ब्रॉडली अगर क्लासिफाई भी किया होगा तो 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा। ऊपर पहली बात तो क्लासिफिकेशन होगा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो हमने पार्लियामेंट के थ्रू बनाई है ना चीज़ें। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर्स के लोकसभा के। बिल्कुल सही बात है। ये रूल बनाया गया था कि भाई जैसे 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। आप हर किसी को थोड़ी ना मिनिस्टर बना के बैठा दोगे, तो 15% से ज़्यादा मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। और ये भी रिपीटेड PYQ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है 2022 का जो क्वेश्चन है। ठीक है। अब आपको ये पढ़ना है, अगर एक्सप्लेनेशन मन करे तो पढ़ लीजिएगा रोक के, नहीं मन करे तो रीड कर सकते हैं आप इसको, और नहीं मन कर रहा है तो लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे आप उसमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कैबिनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक। ऑल मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। कैबिनेट मिनिस्टर उनके सेक्रेटरी जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑफिसेज उनके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं थोड़े छोटे मिनिस्टर होते हैं। और ये जो सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 से रिपीट किया गया है। कैबिनेट में इंक्लूड कौन होता है, मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक। सिंपल चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ड है मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं कैबिनेट। वो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक बार मेंशन हुआ है, केवल एक बार। कौन से आर्टिकल में, वो आया है आर्टिकल 352 में। इमरजेंसी वाले आर्टिकल जो है 352 में एक बार मेंशन हुआ है, क्या, कैबिनेट। और कहीं पे कैबिनेट वर्ड ही नहीं आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है IAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसको हम तरीके से सोल्व करते हैं। ये कह रहे हैं कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ने सजेस्ट किया कि मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी जो होगा वो सोलली परस्यू करेगा द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। अब ये बताइए, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम है? ये प्राइम मिनिस्टर जी का काम है। तो एक मिनिस्टर और एक उनका सेक्रेटरी क्या सोलली इतने पावरफुल हो जाएंगे? जो वर्ड है ना सोलली, क्या वो अकेले इतने पावरफुल है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर पाए? जी नहीं, नॉट पॉसिबल। ये क्या चीज़ हो जाएगी? नॉट पॉसिबल है ये बात। ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या लिखा हुआ? इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, एक डिपार्टमेंट है पर्सनल, वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? 1966 में कमीशन बना होगा, 1966 में कमीशन बना। हर एक कमीशन को 1-2 साल लगता है अपनी रिपोर्ट देने में, तो ये मान के चलो आप 1968 के आसपास उसकी रिपोर्ट आई होगी। 1970 तक उसने डिपार्टमेंट बनाया होगा, 4 साल तो लगे होंगे आराम से। और ये डिपार्टमेंट जो होगा वो किसके अंडर रखा जाएगा? प्राइम मिनिस्टर से अलग और कौन होगा जिसके अंदर रखा जाएगा? लॉजिकल आंसर इज बी। समझ गए? अब चलते हैं थोड़ा आगे। यूपीएससी ने 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्या मिनिस्ट्रीज को प्राइम मिनिस्टर क्रिएट करेंगे? अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्रिएटेड। क्रिएट कौन करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिएट करेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिएट नहीं कर सकते। समझ गए? और किसकी एडवाइस पे? कैबिनेट सेक्रेटरी की एडवाइस पे भैया। एडवाइस भी किसकी? कैबिनेट सेक्रेटरी की। पॉसिबल है ये? तो आपको क्या पकड़ना है? छोटा छोटा वर्ड पकड़ना है। कहीं तो वो वर्ड लिखा है, कहीं तो वो कमी लिखी है जिस पे आपका आंसर है, और वो वर्ड क्या है? क्रिएटेड। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज assigned to a minister by the president of India on the advice of prime minister। yes, ये सही बात लिखी हुई है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या करवाया था यहाँ पे कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना आपके, इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? पीएम की एडवाइस पर। और यही बात आपकी कब पूछी गई है आपसे? यहाँ पे भी ये सेम चीज़ तो लिखी है। ईच ऑफ द मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्स को दी जाएगी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, उसकी सलाह किससे ली जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के से। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13, कौन है जो एक्चुअल या एग्जीक्यूटिव पावर रखता है पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट में? एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि ये रियल हेड ऑफ द स्टेट है। ये क्या है? रियल हेड ऑफ स्टेट। कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है। प्रेसिडेंट साहब क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट साहब के नाम पे लिए जाएंगे हर एक एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होंगे। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होगी। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होगी। अब यूपीएससी ने 2014 में आपसे क्या पूछा, इसको भी थोड़ा एनालिसिस करके डिस्कस करते हैं। इन्होंने पूछा प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स। क्या? प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स। अगर प्रेसिडेंट साहब रूल बना रहे हैं कन्वीनियंस के लिए कि भाई और अच्छे से काम हो सके, तो क्या हुआ? समझ गए? और प्रेसिडेंट साहब ने एलोकेट कर दिया अमंग मिनिस्टर्स के बीच में, तो भी क्या हुई? चीजें ईजी हो गई, तो भी पॉजिटिव हुआ। तो ऑप्शन 1 क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 2 क्या कह रहे हैं? ऑप्शन 2 में यूपीएससी 2014 में कह रहा है कि सभी ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसके नाम पे लिए जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे लिए जाएंगे। जी नहीं, हम इतनी बार पीवाईक्यू में पढ़ के आए हैं प्रेसिडेंट साहब
के चैप्टर में हमने इतनी बार पढ़ा है कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात अगर आएगी, क्या किस वर्ड पे ध्यान देना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात अगर आएगी तो प्रेसिडेंट होगा। और अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात आएगी, देखो ऊपर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पावर, अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात आएगी तो प्राइम मिनिस्टर होगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर लेने हैं तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं ले पाएंगे। एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पे ले जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब के नाम पे ले जाएंगे। इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि यदि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपर हाउस से बिलोंग करते हैं, अपर हाउस कौन सा होता है, बेसिकली राज्यसभा से कहना चाह रहे हैं ये, कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब राज्यसभा के मेंबर हैं तो क्या करेंगे हम। देखो, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल सही बात है। क्यों, अगर किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे आ सकता है, ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। और वो तो किसके मेंबर है, राज्यसभा के, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते, तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे अपने फेवर में। ये बिल्कुल सही बात है। ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन लोअर हाउस, गलत बात है। वो स्पीक कर सकते हैं, उनको बोलने का अधिकार है कि वो लोअर हाउस लोकसभा में जाकर के बजट पे बोल सके। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन अपर हाउस, जी नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी का चयन राज्यसभा से होता है तो क्या वो सिर्फ राज्यसभा में ही बोलेंगे, लोकसभा में कभी नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो लोकसभा में भी बोलेंगे, वो राज्यसभा में भी बोलेंगे। ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्worn एज इन प्राइम मिनिस्टर। जरूरी नहीं है लोकसभा का मेंबर ही सिर्फ प्रधानमंत्री बने, ऐसा जरूरी नहीं है। राज्यसभा के मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बस उनको क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। किसका मेंबर होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर, समझ गए। तो ये यूपीएससी ने 1997 में क्वेश्चन पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डिस्क्राइब करता है अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो वो आर्टिकल है 75 लगा दिया। ये आर्टिकल है 75। तो 75 किससे डील करता है, अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन से। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। और ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको हटाएगा कौन, इनको हटाएंगे भी प्रेसिडेंट साहब ही। किसकी रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा के होते हैं। जनरली, जरूरी नहीं है, वर्ड्स को देखना, जनरली। वो मेंबर किसी भी हाउस के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली मेंबर ऑफ लोकसभा के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा के ही हो, ना ही ये रिस्ट्रिक्टेड है। मेंबर ऑफ राज्यसभा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इंदिरा गांधी जी पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो कि राज्यसभा से चुन करके गई थी, लेकिन वो बाद में क्या था, लोकसभा की मेंबर भी बन गई थी। लोकसभा से बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को इसलिए चुना करके भेजा जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को लोकसभा से इसलिए चुन कर भेजा जाता है क्योंकि लोकसभा जो है वो है हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा चुन के जब इंसान जाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। नहीं तो क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो तो शायद डर गए, लोग उसके द्वारा चुने जाने से, लोगों में जाने से डर गए, ये हो गया वो हो गया, तो 100 तरीके की बातें हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must become a member of the house within 6 months। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है।
जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो जब आप चुने जा रहे हो, लेकिन आपको विद इन 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। ये IAS 2012 में पूछा गया था। ये क्यों गलत है? नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, नैरो कर दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। देखो दोनों ऑप्शन बहुत करीब करीब लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे लोकसभा कर दिया, वहाँ पे कोई भी हाउस कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा दोनों के ही बन सकते हैं। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम नहीं बताया आपको। टाइम क्या है? टाइम है 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर बनना है आपको। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी गलत है, क्योंकि आप लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर बन सकते हैं। बेसिकली आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है। किसका? पार्लियामेंट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मिनिमम एज क्या है प्राइम मिनिस्टर बनने की इंडिया में? 25 ईयर्स। देखो बेसिकली मिनिमम एज जो होती है ना, वो किस हिसाब से मापी जाती है? कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर हो, लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो। तो लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं, लोकसभा के मेंबर के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 साल। तो प्रधानमंत्री जी की भी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। सिंपल, इस तरीके से निकाला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइम मिनिस्टर जी को क्या किया जाता है? इनको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट, ना तो इलेक्ट किया जाता लोकसभा के द्वारा, ना इलेक्ट किया जाता पार्लियामेंट के द्वारा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी इन्हीं चीज़ों में उलझा लेगी तुम्हें। आपको लगेगा कि लोकसभा के मेंबर तो मिल करके चुनते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नहीं, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इनको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता मेजोरिटी बाय द पार्टी इन लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन वर्ड्स को ध्यान से समझना और पढ़ना बार बार। यूपीएससी ने 1996 में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 21, कि कौन सी चीज करेक्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली अमोंग दोज हु आर मेंबर ऑफ आइदर हाउस। क्या वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? जी नहीं, वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी। समझ गए? बस जो मंत्री, जिसको मंत्री बनाएंगे उसको 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा लोकसभा का या राज्यसभा का। ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स, वो अपने कैबिनेट के साथी चुनेंगे आफ्टर काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। क्या प्रेसिडेंट साहब बताएंगे उनको कि किसको मंत्री बनाना है? जी नहीं, उल्टा लिख दिया। अरे वो बताएंगे प्रेसिडेंट साहब को जाके कि किसको मंत्री बना रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर 3, ही हैज फुल डिस्क्रेशन, उनको पूरा सोचने का अधिकार है, उनको पूरी चॉइस है कि वो अपने पसंद के इंसान को मिनिस्टर बना सके अपनी कैबिनेट में। बिल्कुल सही बात है, उन पर कोई दबाव थोड़ी है, वो जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बना लेंगे भाई। ऑप्शन डी, ही हैज ओनली लिमिटेड पावर, उनके पास केवल लिमिटेड पावर है अपनी कैबिनेट्स कलीग को चुनने के लिए, क्योंकि जो डिस्क्रेशनरी पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड है। गलत बात है, ऐसा है ही नहीं। तो ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनको एक एक चीज को पकड़ो, एक एक वर्ड्स को समझो, पढ़ो आराम से। क्वेश्चंस जो सेट करने का तरीका होता है ना लोगों का, वो बहुत ही अच्छा होता है यूपीएससी में। तो इनके क्वेश्चंस को पकड़ो कि क्या चीज में कहाँ गलती की है, समझ जाओगे आप धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 22, एक सेंट्रल मिनिस्टर जो है, जो कि मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के, लेकिन वो सेंट्रल मिनिस्टर है, वो कब तक के लिए सेंट्रल मिनिस्टर रह सकते हैं? केवल 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद विद इन 6 मंथ उनको एमपी बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा का बनिए या राज्यसभा का बनिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर, उनको कितने महीने के बाद सीज कर दिया जाएगा कि भाई साहब आपको हटा रहे हैं हम पद से? 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने मैक्सिमम टाइम है, आपको लोकसभा या राज्यसभा से चुन के आना ही पड़ेगा। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन नंबर 24, कि कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग पार्लियामेंट। अब देखो
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल करता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बताया है कि हम पार्लियामेंट बनेंगे या फिर क्या बनेंगे। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को चलाने का काम किसको दिया गया है? कैबिनेट को। पार्लियामेंट को कौन चलाएगा? कैबिनेट चलाएगी साहब, बिल्कुल सही बात है। द मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब क्या है? लोकसभा। क्या सिर्फ कैबिनेट में जो लोग चुन करके आएंगे, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो केवल लोकसभा से चुन के आएंगे? जी नहीं, वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से चुन करके आ सकते हैं, समझ गए। कैबिनेट इंजॉय करती है कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। जी, कैबिनेट को कॉन्फिडेंस कहां से लेकर के आएंगे? पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। अब ये पॉपुलर चैम्बर पता है क्या है? पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस, देखो वर्ड्स देखो कितना शानदार लिखा गया है, पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। पॉपुलर चैम्बर कुछ नहीं है, ये पॉपुलर चैम्बर को अगर आप काट भी दोगे एक सेकंड के लिए तो आपको पता चलेगा लोकसभा की बात कर रहा है। हाउस ऑफ द पीपल, पॉपुलर चैम्बर, लोअर हाउस, ये सब लोकसभा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा को किन्होंने चुन के भेजा है? ये हाउस ऑफ पीपल्स है, लोगों का घर। हाउस ऑफ पीपल को किसने चुन के भेजा है? पीपल्स ने। तो इन लोगों के प्रति अगर आपको रेस्पॉन्सिबल होना है तो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा? लोकसभा के। समझ आ गई बात? आर्टिकल 75(3) में लिखा क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होंगे? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ द पीपल के प्रति। ये क्या होंगे? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति? हाउस ऑफ द पीपल के प्रति। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जो भी पीसीएस ने 2012 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 26, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? अब देखो, इसमें कहा गया है एज पर आर्टिकल 75(3), बिल्कुल सही बात है। अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन, वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल किसके थ्रू बनाए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने ओब्लिज किया है उनको, आप भाग नहीं सकते। लोगों ने आपको चुन के भेजा है तो लोगों को आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आपने जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों को लेकर के जनता के बीच भी जाना पड़ेगा। और किसके प्रति होते हैं? टू द हाउस ऑफ द पीपल कॉल्ड लोकसभा। तो आंसर क्या बना आपका? 1, 2 और 3। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति है भैया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ठीक है। और अगर ये कलेक्टिवली वर्ड हटा के सिर्फ पूछा जाए कि रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, तो रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के प्रति। फिर तो पार्लियामेंट पूरी हो गई ना। और पार्लियामेंट में कौन कौन लोगों से मिलकर के बनी होती है पार्लियामेंट? 3 लोगों से मिलकर के बनी होती है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा वो पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, और राज्यसभा भी। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। टू वूम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल? पार्लियामेंट, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल पूछा गया खाली। अगर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल पूछते तो क्या होता? लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति है भाई? कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इकट्ठा किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है? लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति बनाया गया है? ओनली टू लोकसभा। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ओनली टू लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिल्कुल सही बात है। यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गलत बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट, समझ लेना यहाँ पे, अपॉइंट
और उनको हटाएगा कौन, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। और उनको टर्मिनेट कौन करेगा, तो भी प्रेसिडेंट। दोनों चीजें किसकी एडवाइस पे होंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे। तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एडवाइस देते हैं, किसी को हटाते या लगाते नहीं है। ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एडवाइस देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट साहब को। क्यों देते हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस कौन लेता है इंडिया में, प्रेसिडेंट साहब। तो एक्शन कौन लेगा लगाने का और हटाने का, प्रेसिडेंट साहब लेंगे। और एग्जीक्यूटिव, अगर पावर की बात की जाए कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, तो वो है पीएम साहब के पास। इनको किसको लगवाना है, किसको हटवाना है, ये पावर है, ये प्रेसिडेंट साहब के पास है। क्लियर कट बात समझ आ गई क्वेश्चन 31 में। क्वेश्चन 32, ये क्वेश्चन देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति बता रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति। ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हम इतनी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल आपको किसके प्रति होना पड़ेगा, लोकसभा के प्रति। द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल, पार्लियामेंट दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, तो दोनों के लोग ही मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, तो ए गलत है और आर बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे, यूपीएससी 2013 में क्या पूछता है। ये पूछता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के लिए। गलत, पार्लियामेंट किससे बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा से। कहना क्या चाह रहे हो, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल अगर आपको बनाना है तो किसके प्रति बनाओगे आप, ओनली टू लोकसभा, ओनली टू लोकसभा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल पूछा है आपसे, ओनली टू लोकसभा पूछा है, 1996 में पूछा है। और यूपीएससी ने 2013 में आपसे क्या पूछा, सेम चीज़ पूछी, बस उसमें पार्लियामेंट लिख दिया। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन 1 हटा दिया होता तो ऑप्शन 1 ये हट गया, ये हट गया, ये आंसर हट गया, ये आंसर हट गया, ये आंसर हट गया, आपका आंसर आपके सामने पड़ा था। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया इन्होंने, एक फैक्ट से रिपीट घुमा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो आपको समझना पड़ेगा घटना चक्र की इंपॉर्टेंस को, कि इंपॉर्टेंस क्या है घटना चक्र की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात लिखी है। यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। किसकी एडवाइस पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे करते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स को हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं। किसकी एडवाइस पे हटाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस पे हटाएंगे। तो यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं अपना ऑफिस किसकी मर्जी से संभालते हैं, प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर पे डिपेंड करता है, कि जब तक उनकी इच्छा है आप मिनिस्टर बने रहोगे, तब तक, जब तक उनकी इच्छा नहीं है वो हटा देंगे आपको कभी भी। द प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है किससे, प्रेसिडेंट साहब से, अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, कि भाई हम लेजिस्लेशन में ये लेकर के आने वाले हैं, ये बिल आएंगे, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो प्रेसिडेंट साहब को किसको कम्युनिकेट करना होता है, प्रेसिडेंट साहब को। बिल्कुल लॉजिकल बात लिखी हुई है, कम्युनिकेट करना भी चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी चीज़ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर को एक मेंबर होना चाहिए किसका, लोअर हाउस का, बिल्कुल होना चाहिए जी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको रिजाइन करेंगे वो, अगर वो मेजोरिटी खो देंगे लोअर हाउस में। बिल्कुल सही बात है, अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमति नहीं है, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन के करेंगे भी क्या। ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर भारत के हर एक भाग में से बनाना जरूरी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखेगा भाई। यहाँ पे पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या पता चली, अब अगर यूपीएससी आपसे कभी पूछे कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर को लोअर हाउस से ही चुना जाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे पता चला कि ये बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस, ये पूरी लक्ष्मीकांत में आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को केवल लोअर हाउस से चुना जाना चाहिए। लोअर हाउस मतलब हाउस ऑफ द पीपल। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कहाँ से आने चाहिए, लोकसभा से। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अब
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है? इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट। एग्जीक्यूटिव किसके नीचे काम करता है? एग्जीक्यूटिव काम करेगा सबऑर्डिनेशन में लेजिस्लेचर के। ठीक है, अब देखो ये क्यों किया गया है ऐसा, मैं समझाता हूँ आपको। एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे पीएम साहब, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं। लेजिस्लेचर में कौन आता है? लेजिस्लेचर में आती है लोकसभा, कंप्लीट लोकसभा, कंप्लीट राज्यसभा। तो ये एग्जीक्यूटिव संख्या में कभी भी लेजिस्लेचर से ऊपर नहीं जा सकते, ना पावर में। तो एग्जीक्यूटिव किसके नीचे काम करेगा? लोकसभा, वो लेजिस्लेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कौन सा मोशन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है? कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपको क्या करना है, पार्लियामेंट में अलग अलग मोशंस पढ़ेंगे। सेंसर मोशन एक होता है, निंदा का प्रस्ताव एक होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक होता है, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या मूव करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मूव करेंगे कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को कौन मूव करेगा? ओपोजिशन। ओपोजिशन कहेगी कि भाई हमें विश्वास नहीं है कि ये सरकार के पास बहुमत है, और बहुमत का प्रस्ताव कौन पास करेगा? ये करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ गए? चलिए साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा यदि एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड हो जाए बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब आपको ये समझना पड़ेगा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को कहाँ पे लाया जाता है? ओनली इन लोकसभा। और अगर वो पास हो गया लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरी की पूरी को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तभी के तभी। ठीक है, क्वेश्चन 38 को देखते हैं हम। आफ्टर रिजाइनिंग व्हिच परमिशन डज अ मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव अ स्टेटमेंट इन लोकसभा। अगर आपने रिजाइन कर दिया, यदि आपने अपना इस्तीफा दे दिया, तो अब आप एक मिनिस्टर की हैसियत से अपना स्टेटमेंट लोकसभा में, अपना बयान लोकसभा में नहीं दे सकते। तो आपको किसकी परमिशन लगेगी? तो आपको परमिशन लगेगी लोकसभा के स्पीकर की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तो परमिशन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेसिडेंट साहब परमिशन लेने कौन जाएगा भाई? ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों देंगे परमिशन? तो अगर आपको रेजिग्नेशन दिया है तो कौन लॉजिकल आंसर है आपका? स्पीकर साहब, ये याद रखिएगा। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल। अब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कुछ नंबर चाहिए होंगे। कितने एमपीओ का साथ चाहिए जब आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं? कम से कम 50 एमपी। 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जब साइन करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे तब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आएगा आपके खिलाफ। समझ गए? अब मिनिमम 50 मेंबर्स। द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन टेबल द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं? 50। कितने लोग ला सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन? कम से कम 50 लोगों की साइन चाहिए। यूपीएससी ने 2014 में आपसे क्या पूछा? देखो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये कह रहे हैं कि देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही तो बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों मेंशन करेगा भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है या नहीं लाना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना तो कुछ डिफाइन करता है, ना कुछ ज़्यादा चीज़ों को मेंशन करता है। ठीक है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। अरे यही तो चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। देखो क्वेश्चन 37 था 2012 का यूपीपीसीएस का, क्या पूछा गया था? इन लोकसभा पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था आपसे? और इसी चीज़ को 2014 में यूपीएससी ने किस तरीके से पूछा? ऑप्शन 2 भी सही कर दिया, तो ये क्या हुआ? रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर क्या बना? सी। नो कॉन्फिडेंस मोशन को किस चीज़ में है? प्रोसीजर किस चीज़ में लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? ये लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है। बस कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना मेंशन करने बैठेगा चीज़ों को भाई आपके लिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इसका तो आंसर ही गलत लिखा हुआ है। यह पूछा गया है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के।
इसमें ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल लोकसभा में मूव किया जाएगा, ये बिल्कुल सही चीज़ लिखी हुई है। द मेंबर हु वांट्स टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन गिव नोटिस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन राइटिंग, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 में क्या लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ सही नहीं लिखी है। नोट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया तो क्या चीज़ है जो अब हमारे सामने आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने आएंगी। क्या प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज हो जाएगा क्या? जी नहीं, प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो? ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अरे प्रेसिडेंट क्यों पूछेगा आपसे कि भैया जब तक कोई नई सरकार नहीं बनती आपने इस्तीफा दे दिया लेकिन आप ही काम करते रहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू होल्ड फॉर अ न्यू गवर्नमेंट। जी नहीं, अल्टरनेटिव अगर देखो किसी सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रेसिडेंट साहब सीधा बोले कि इलेक्शन कर दो। नहीं भाई, तुमने विश्वास खो दिया तो प्रेसिडेंट साहब दूसरे लोगों को बोल देंगे भैया तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो सरकार बनाइए, अब आप भी सिद्ध कीजिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस है। जब सभी लोग हाथ खड़े कर देंगे कि भैया किसी के भी पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तब बोला जाएगा कि ठीक है भाई, जब किसी के पास कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कॉन्फिडेंस मेजोरिटी है ही नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्शंस की तारीख लेकर के आते हैं। आउट गोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। अरे ऐसा नहीं होता भाई, जिसने इस्तीफा दे दिया उसको तो एकदम से निकाल दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। विच लीडर ऑफ द मध्य प्रदेश बिकम द डिफेंस मिनिस्टर फर्स्ट एंड लेटर होम मिनिस्टर इन नेहरू कैबिनेट। देखो ये क्या है, ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, छोड़ दीजिए। वो वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और उनका नाम क्या था, R.K. शनमुगम शेट्टी। ये थे जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू साहब की कैबिनेट में। कौन थे जो लॉ मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट में पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वो थे अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47। आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर जो आपका है जिसमें कैबिनेट्स दी हुई हैं, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 है ना कमेटीज वाला, उसमें एक गवर्नमेंट्स दी होंगी इंटरिम गवर्नमेंट करके, और एक दी होंगी इंडिपेंडेंट की गवर्नमेंट। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्या होता है इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उन्होंने एक भारत में सरकार बनवाई थी, और उस सरकार में कुछ मिनिस्टर्स थे। ठीक है, मिनिस्टर्स में कौन कौन थे, फूड मिनिस्ट्री किसको दी गई थी, राजेंद्र प्रसाद साहब को। लेबर मिनिस्ट्री किसको दी गई थी, जगजीवन राम साहब को। डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दी गई थी, सरदार बलदेव सिंह को। माइंस की कमेटी वो क्या दी गई थी मिनिस्ट्री, भाभा साहब को। ठीक है, और अगर हम देखें ये तो थी इंटरिम गवर्नमेंट में, जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, एक कैबिनेट बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। वहाँ पे फूड मिनिस्ट्री किसके पास दी गई थी, राजेंद्र प्रसाद जी को। डिफेंस मिनिस्ट्री सरदार बलदेव को, लेबर जगजीवन राम को, और कॉमर्स दे दी गई थी CH भाभा जी को। ठीक है, तो एक CH भाभा ही थे जिनकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई थी। किसकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई थी, भाभा साहब की। तो भाभा साहब को पहले क्या दिया गया था, माइंस की, और बाद में क्या दिया गया था, कॉमर्स की। इनके नाम याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना इनको बस कि किसको क्या कुछ मिला था। ये चैप्टर 2 का काम है आपका जाकर के करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 12th प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, तो देवगौड़ा साहब थे। इसको छोड़ दीजिए, ये अभी किसी काम का नहीं है आपका। चलिए साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह कब से कब तक प्रधानमंत्री थे इंडिया के, 1989 से 1990 तक। चंद्रशेखर साहब कब से कब तक प्रधानमंत्री थे, 90 से 91 तक। देवगौड़ा साहब कब से कब तक थे, 96 से 97 तक। और I.K. गुजराल कब से कब तक थे,
97 से 98 तक, और अटल बिहारी वाजपेयी जी कब से कब तक थे? 1999 से 2004 तक। और 2004 से 14 तक कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और 14 से अब तक कौन चल रहे हैं? मोदी जी चल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एक बार क्रोनोलॉजी याद करने की कोशिश कर लेना। क्रोनोलॉजी से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ों में। तो क्रोनोलॉजी एक बार समझ लेना कि किसके बाद कौन आया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, फिर अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए, फिर इंदिरा गांधी जी आ गई, फिर राजीव गांधी जी आ गए। उसके बाद में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का दौर शुरू हुआ, चंद्रशेखर जी आ गए, देवगौड़ा साहब आ गए, ये सब चल रहा था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार बने हैं, इंदिरा गांधी जी भी 2-3 बार बनी है, गुलजारी लाल नंदा भी ज़्यादा बार बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2-3 बार प्रधानमंत्री तो बने ही है भाई। अब आपसे पूछा जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मोर देन वंस विद गैप्स इन बिटवीन देयर पॉलिटिकल कैरियर, गैप के बाद कौन बने हैं? तो गैप के बाद एक तो बने हैं गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यूअस थे, ये तो कंटिन्यू रहे ना, 1952 से लेकर के 64 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी, ये तो कंटिन्यू थे। लाल बहादुर शास्त्री जी भी कंटिन्यू थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा 1964 से 1964 कुछ दिनों के लिए बने, फिर 1966 से कुछ दिनों के लिए बने। इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 तक बनी, 1980 से 84 तक बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 से कुछ दिनों के लिए बने, एक बार फिर से कुछ सालों के लिए बने। ठीक है, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो आउटसाइड इंडिया जिनकी डेथ हुई थी? वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल में इनकी डेथ हो गई थी 1966 में। क्वेश्चन 53, कौन लोग कहाँ से आते थे? पीवी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से कनेक्शन था इनका। मोरारजी देसाई बॉम्बे से आते थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से आते थे। चरण सिंह जी अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश से थे। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से रिलेटेड है। ये स्टेट्स के नाम दिए गए हैं इनके। ठीक है, एक बार वैसे ही हल्का फुल्का याद रख लेना, कोई ज़्यादा लंबा छोड़ा तो याद रखने की जरूरत है नहीं। कौन थे जो कि कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बने किसी स्टेट के बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर? कुछ लोग ऐसे थे जो चीफ मिनिस्टर थे पहले, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, देवगौड़ा साहब पहले क्या थे? सीएम थे, फिर क्या बने? पीएम बने। नरसिम्हा राव भी सीएम थे, मोरारजी देसाई भी सीएम थे। तो कौन थे जो कभी सीएम नहीं रहे? चंद्रशेखर जी। देखो फिर से क्वेश्चन वही आई है, 1994 में भी पूछा गया था ये, कि कौन थे जो चीफ मिनिस्टर नहीं थे बिफोर प्राइम मिनिस्टर? चंद्रशेखर जी। बाकी ये तीनों लोग सीएम थे पहले। कौन थे जो कि एक मेंबर थे लोकसभा के ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप? ठीक है, वो थे चंद्रशेखर जी क्या थे? सिंपल एक लोकसभा के मेंबर्स थे। आई के गुजराल कहाँ से आते थे? राज्यसभा से। मनमोहन सिंह किसके मेंबर थे? राज्यसभा के। देवगौड़ा साहब कहाँ से रिप्रेजेंट होते थे? राज्यसभा से। क्लियर बात हो गई। क्वेश्चन 57, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को अटेंड ही नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जब 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, कभी पार्लियामेंट गए ही नहीं। कौन थे जो उनके पास यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहा है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स भी थे। प्रणब मुखर्जी भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, वाई.बी. चौहान भी थे, वेंकट रमन भी थे और वी.पी. सिंह भी थे। ठीक है, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी को कब लेकर के आया गया था? 1991 में। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, क्वेश्चन 60, कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है? नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ये गवर्नर भी रहे हैं। अच्छा, ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नहीं रहे। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को आईएमएफ में भी। ये तीनों सही है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का अभी देहांत हो गया है रिसेंटली, तो ये करंट अफेयर में चल रहे हैं अभी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ने पूछा है 2004 में, तो यूपीएससी भी कुछ ना कुछ तो करेगी काम। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी क्या है? मेंबर थे राज्यसभा के। कहाँ से? आसाम से। कहाँ से बनाया गया था उनको राज्यसभा का मेंबर? आसाम से। ठीक है,
और 2019 में वो कहाँ से बने थे? अभी हाल फिलहाल में वो राज्यसभा के मेंबर थे, कहाँ से? राजस्थान से। तो वो राज्यसभा के मेंबर कहाँ से थे? राजस्थान से थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 62। क्वेश्चन 62 में कहा गया है कि मिनिस्टर्स जो हैं पॉलिसी बनाते हैं और सिविल सर्वेंट्स को वो पॉलिसी माननी होगी, उन पॉलिसीज के हिसाब से चलना होगा। ट्रू बात लिखी है। पॉलिसी बनाने वाले कौन है? मिनिस्टर साहब हैं। उस पॉलिसी के हिसाब से चलने का काम किसका है? सिविल सर्वेंट्स का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस पे काम करती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है कैबिनेट की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में। और कैबिनेट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के प्रति। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हुआ? ये बात कहीं से कहीं भी इससे ताल्लुक नहीं रखती। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। क्वेश्चन 63 में देखो। क्वेश्चन 63 में कहा जाता है कि डिस्क्राइब अ पर्सन एज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसा भी कुछ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया है ओवरऑल। ठीक है। इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यह भी बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो जरूरी थोड़ी है कि उनके पास प्राइम मिनिस्टर वाली पावर आ जाएगी। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 64। ऑफिस जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में क्या है? इसको एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है ये। इसको जरूर देखो। इंडिया की पॉलिटिक्स क्या कई बार क्या चल रही थी, कुछ लोगों से समर्थन लेना पड़ता था और सरकारें पूर्ण बहुमत की नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए एक पॉलिटिकल टर्म इन्वेंट की गई कि भाई साहब चलो आप खुश हो जाओ, आपको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं हम। जैसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने लगे हैं आजकल, देखा होगा आपने, हर स्टेट में एक सीएम बनता है, 2 डेप्यूटी सीएम बनते हैं। तो डेप्यूटी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड थोड़ी ना है। समझ गए? यूपीएससी ने 2015 में आपसे क्या पूछा? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन 65 इन्होंने पूछा एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किस में वेस्टेड है? अरे बाबा कितनी बार रिपीट करोगे? प्राइम मिनिस्टर जी नहीं है, ये किस में है? प्रेसिडेंट में है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के। अरे भैया, अगर सिविल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब होंगे तो कैसे काम चलेगा बाबा? कौन होना चाहिए सिविल सर्विसेज बोर्ड का? कौन होना चाहिए भाई? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो सिविल सर्विसेज बोर्ड को भी देखते घूमे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 66 यूपीएससी ने 2009 में पूछा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर को कंपलसरी है कि वो सिटिंग मेंबर होने चाहिए लोकसभा के केवल। अरे नहीं यार, 6 महीने में जरूरी है लोकसभा का मेंबर होना। राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं। कितनी बार हमने रिपीट किया है। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट करता है किसकी डायरेक्शन पे? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की डायरेक्शन पे। अगर मिनिस्ट्री का नाम लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? गलत, ऑप्शन 2 भी कट गया। कैबिनेट सेक्रेटरी किसके अंडर काम करेगा? किसके अंडर काम करना चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरी को? सोच के देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोस्ट होती है यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। समझ गए? तो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर काम करेगा? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा 2020 में। कैबिनेट कमेटीज को मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मेंशन करेगा कि कैबिनेट में कौन कौन सी कमेटी होगी? सही तो बात लिखी हुई है। कैबिनेट कमेटीज को मेंशन क्यों करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के पास समय कहाँ है इतना मेंशन करने का। कैबिनेट कमेटीज को सेटअप किया जाता है किसके द्वारा? बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम और रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। कैबिनेट किसके अंडर काम करती है? प्रधानमंत्री जी के। तो कैबिनेट कमेटीज को कौन सेटअप करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब। सही तो बात लिखी है। इफ प्राइम मिनिस्टर, अब इस खेल को समझना, इफ प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ कमेटी ही मे नॉट नेसेसरीली द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। गलत लिखा हुआ है।
अगर प्राइम मिनिस्टर साहब किसी कमेटी के मेंबर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाएंगे, समझ गए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को चेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, समझ आ गई बात। कौन करेगा पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को? डिफेंस मिनिस्टर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। Which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers including prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total members? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? कब पूछा था यूपीएससी ने? 2009 में। कौन सा था भाई अमेंडमेंट? 91। क्या कहा गया था इसमें? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस 2009 के क्वेश्चन को पता है कब आपसे पूछा गया? रिपीट करके देखो, हमने जब स्टार्टिंग में किया था। यूपीएससी 2022 में आपसे क्या पूछा गया? देखो ये क्वेश्चन रिपीट कब हुआ है? यूपीएससी 2009 से रिपीट किया गया है ये चीज़ को, समझ गए कैसे यूपीएससी रिपीटेशन पे खेलती है। 2009 की चीज़ को 2022 में पूछ लिया आपसे, और आप क्या करते हैं? आप सिर्फ 2013 तक के क्वेश्चन बना के खुश हो जाते हैं कि यूपीएससी थोड़ा ही कुछ पूछेगा इससे पीछे। अरे यूपीएससी पीछे जाता है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना और उसको फॉलो करना, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी यही चीज़ पूछी है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। 91 जो कि 2003 में हुआ था। ये भी 2020 में पूछा है। यूपीएससी ने कब पूछा आपसे? 2022 में। ये क्वेश्चन 1947 का है, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है अभी आपके सामने। क्वेश्चन 71। रिसेंटली हु हैज बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? ये बिहार में पूछा गया था और ये उस टाइम का क्या था? करंट अफेयर था, तो इसको छोड़ सकते हैं आप। स्मृति ईरानी जी उस टाइम पे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया? कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है? व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे, समझ गए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट किस कमेटी पे आधारित थी? गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी पे। कब पूछा था यूपीपीसीएस ने? 2010 में। रीऑर्गेनाइज किया जाए यूनियन कैबिनेट को किसके आधार पे? गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी के आधार पे। और ये गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी रिपीट की थी कब? यूपीएससी ने 2023 में, ठीक है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? कैबिनेट सेक्रेटरी। छत्तीसगढ़ वालों ने क्या पूछा 2023 में कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली किसके अंडर आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के अंडर। ये क्या लिखा हुआ है? किसके अंडर आएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर, समझ गए। ऑप्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये बिल्कुल सही चीज़ है और ये रिपीट किया है, इसको भी रिपीट किया है। ये यूपीएससी ने पूछा था, उसको रिपीट कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनके फंक्शंस क्या हैं? वो प्रिपेयर करते हैं कि कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, बिल्कुल करते हैं। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स देते हैं, सहायता देते हैं कैबिनेट कमेटीज को, बिल्कुल देते हैं। क्या वो एलोकेट करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिनिस्टर्स को? पैसा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देगा? जी नहीं। आंसर क्या बना? 1 and 2 ओनली, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट सिस्टम जो है, स्प्लिट सिस्टम जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किससे रिलेटेड है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से। सबका काम बांटा गया है ना, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो कर्ता धर्ता है वो कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। हु इज द हेड
ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी। अगर नेशनल डिफेंस कमेटी का किसी को हेड बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया जाएगा। इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम? 1952 में। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस कब बना था? 1952 में। अच्छा, ये कौन सा सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है उसको शांतिवन कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की उसको विजय घाट कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी को शक्ति स्थल कहा जाता है, राजीव गांधी जी को करम भूमि नहीं कहा जाता। ठीक है, करम भूमि जो है हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, मेन प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनको बोला जाता है। और राजीव गांधी जी की जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था उसको वीर भूमि बोला जाता है। ठीक है, तो करम भूमि शंकर दयाल शर्मा जी का जहाँ पे देहांत हुआ था उस जगह को बोला जाता है, और राजीव गांधी जी को वीर भूमि। किसने कहा था जय जवान जय किसान? सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अब जाकर के आपको क्या करना है, अपना जाकर के लक्ष्मीकांत से पढ़िए, समझिए चीज़ों को। इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जो घुमावदार चीज़ थी, वो सब मैंने आपको करवा दी है।